नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी बांग्लादेश द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण से भारत सरकार से मांग की, और साथ ही बात होगी गाजा युद्ध विराम की संभावनाओं के मजबूत होने की। इसी पर करेंगे चर्चा भी, और इसके अलावा दिखाएंगे आपको दुनिया भर में की तमाम हलचल की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ का ताबड़तोड़ हमला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से भारी संख्या में हथियार जब्त। हुती ने तेल अवीव में मिसाइल हमले का किया दावा। सीरिया में नए प्रशासन ने असद के विरोधियों के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्रालय के तहत विलय पर हुए सहमत। मोरहाफ अबू कसरा को बनाया गया नया रक्षा मंत्री। तुर्की के हथियार कारखाने में भीषण विस्फोट, 11 लोगों की मौत, 4 घायल। विस्फोट से आसपास की इमारतों को पहुंची क्षति। विस्फोट की वजह साफ नहीं, जांच जारी। मोजाम्बिक में विवादित चुनाव के बाद विपक्षी नेता का प्रदर्शन का आह्वान। मोनलेन ने शीर्ष न्यायालय फैसले की आलोचना की। डेनियल चैपो को घोषित किया गया था राष्ट्रपति। और आइए अब शुरुआत करते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश के हालात बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने भारत राजनयिक का संदेश भेजकर शेख हसीना की वापसी की मांग की है। ऐसे में क्या है इसके मायने और कितना पड़ेगा दोनों देशों के आपसी संबंधों पर इसका असर, आइए जानते हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर अवामी लीग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में चलाए जा रहे मुकदमे राजनीति से प्रेरित है और अदालत के नाम पर इंसाफ का खुलेआम गला घोटा जा रहा है। सजीव ने कहा कि झूठे मामले में लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है। राजनीतिक हत्याएं, लूटपाट और आगजनी जैसी घटनाएं बेरोक टोक जारी हैं। यूनुस सरकार इन्हें रोकने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रही है। वाजिद ने आईसीटी ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक पर शेख हसीना के खिलाफ जानबूझकर दुष्प्रचार अभियान चलाने का भी आरोप लगाया। वाजिद ने कहा कि पहले अफवाह फैलाई गई कि इंटरपोल ने शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, लेकिन जब मीडिया ने इस दावे की हवा निकाल दी तो बयान बदल दिया गया। इस बीच न्यायाधिकरण ने ढाका से एक सांसद सैफुल इस्लाम समेत 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं एक अन्य अदालत ने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को राहत देते हुए आजाद कर दिया है। 17 साल से जेल में बंद बीएनपी नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल सलाम पिंटू ने आतंकवादी संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी की भारत में आतंकवादी हमला करने में मदद की थी। इसके अलावा उसे 2004 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उधर अमेरिका ने भी हमलों को लेकर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सेल्विन ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों के मुद्दे पर यूनुस के सामने अपनी चिंता जाहिर की। यूनुस ने सभी धर्मों के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा का वादा किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने दुनिया को ऐसा भरोसा दिया है, लेकिन जमीन पर उनकी बातों का असर नहीं दिखाई दे रहा है। सत्ता बदलने के बाद से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा देखी जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले को लेकर भारत और अमेरिका समेत कई देश चिंता जाहिर कर चुके हैं। तो इस तरह की तमाम खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हालात हैं वो भी किसी से छुपे नहीं हैं। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से है। बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि जिस तरह से अभी जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं साफ तौर पर, ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प है? क्योंकि खबरें लगातार इस तरह की आ रही हैं, तो अभी क्या स्थिति है और क्या आने वाले समय में इसमें हमें देखने को मिल सकता है? चंद्रशेखर जी, बहुत ही संवेदनशील अभी स्थिति है जो हम देख सकते हैं।
आज आधिकारिक तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय से इस बात को माना गया है कि जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, उसने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। और ये जो प्रत्यर्पण की मांग है, ये जो 2013 की भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि है उस पर आधारित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2018 में इसमें संशोधन भी किए गए थे। तो अब भारत सरकार के समक्ष जो है एक कूटनीतिक और मानवीय दोनों ही प्रकार का संकट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शेख हसीना किस प्रकार की नेता रही हैं। वो बहुत प्रो इंडियन नेता है, शांति प्रिय नेता हम उनको कह सकते हैं, और उन पर अभी नरसंहार जैसे आरोप अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में लगा रखे हैं। तो वो शेख हसीना की मांग इसलिए कर रहे हैं कि उन पे नरसंहार जैसे आरोप लगा करके उन पे मुकदमा चलाया जाना है। अब भारत सरकार समझ रही कि किस प्रकार का इसमें मानवीय संकट भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और कूटनीतिक संकट भी है। तो 2013 की जो ये प्रत्यर्पण संधि है, इसमें जो संशोधन किए गए हैं, इसके बाद भारत सरकार के लिए यह भी मुमकिन है कि वो किसी राजनीतिक नेता के प्रत्यर्पण के लिए तब इनकार कर सकती है जबकि उसे उस राजनीतिक नेता की जान का खतरा दिखाई पड़ता हो, या कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां हो जिसमें उसको दिखाई पड़ता हो कि कहीं कोई जो स्थितियां हैं वो निष्पक्ष नहीं है। तो शेख हसीना के केस में हम देख सकते हैं कि इस तरह का निर्णय भी भारत सरकार इस प्रत्यर्पण संधि के आधार पर ही ले सकती है। पर यदि अगर भारत सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है तो फिर भारत और बांग्लादेश के बीच के जो संबंध हैं वो और खराब होने का खतरा है। तो एक, जैसा कि मैंने कहा, बहुत संवेदनशील स्थिति है जिसमें अपने कूटनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों के जो बायलैटरल संबंध है उनको ध्यान में रखते हुए, लेकिन शेख हसीना की जो मानवीय सुरक्षा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा रहे इसीलिए वे यहां पर अभी भारत में अगस्त के बाद से रह रही हैं, भारत सरकार कोई ना कोई निर्णय ले सकती है। और मुझे लगता है कि किसी तीसरे देश से कोई इस प्रकार की सहायता भी मांगी जा सकती है जहां शेख हसीना को सुरक्षित रखा जा सके। तो अभी देखना होगा कि किस तरह से आगे ये परिस्थितियां मोड़ लेती हैं। जी, तो ऐसे में अब नीतिगत और रणनीतियां किस ओर इशारा कर रही हैं जिस पर साफ तौर पर आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य देखा जा सकता है? बांग्लादेश में हम सभी देख रहे हैं कि अभी जो स्थितियां हैं वो किसी भी तरह से हम प्रजातांत्रिक तो नहीं कह सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि वहां पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसमें हिंदू समुदाय भी शामिल है, उनके विरोध में किस प्रकार से स्थितियां बनी हुई हैं, और एक बहुत ही वहां पर भी एक बड़ा राजनीतिक और मानवीय संकट हम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारत सरकार शेख हसीना का प्रत्यर्पण करती है तो कहीं ना कहीं फिर ये शेख हसीना जैसे नेता और भारत के साथ जिस प्रकार से उनका रुख रहा है उसको देखते हुए और प्रजातांत्रिक मूल्यों को देखते हुए भी एक संकट की स्थिति होगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, यदि भारत सरकार इससे मना करती है, जो कि भारत सरकार के पास आधिकारिक तौर पर यह निर्णय सुरक्षित है इस प्रत्यर्पण संधि के अनुसार ही, तो फिर ऐसे में दोनों देशों के बीच के संबंध और खराब होने का कहीं ना कहीं हमें खतरा दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है बहुत संतुलित निर्णय लिया जाएगा, और जिस तरह की परिपक्व हमारा विदेश मंत्रालय है, हमारी भारत सरकार है, तो मुझे लगता है कि कल तक हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए तो समझ में आएगा, जैसा कि मैंने कहा, कि कूटनीतिक और मानवीय संतुलन बनाते हुए, और साथ ही इसमें न्यायिक पक्ष भी जोड़ दूं, क्योंकि एक संधि है जिसके तहत प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है। तो ये तीनों ही बिंदुओं पर संतुलन बनाते हुए मुझे लगता है कोई ना कोई निर्णय हमारे सामने आएगा। स्थिरता को अगर हम देखें तो साफ तौर पर बहुत कुछ देखने को मिला है, लेकिन अगर हम और भी इसके पैरामीटर्स को नजर में डालें तो साफ तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने भी बहुत कुछ कहते हैं। तो क्या इसके अंतर्राष्ट्रीय मायने हैं और किस तरह से आने वाले समय में इसमें एक मजबूती आती हुई नजर आएगी? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सभी देख रहे हैं कि कुछ एक नेताओं को छोड़कर वैश्विक स्तर के पूरे विश्व ने हाल फिलहाल इस पूरे इतने बड़े संकट पर एक चुप्पी साध रखी है, ये हम सभी देख रहे हैं। लेकिन भारत पड़ोसी देश है, देख रहा है, और भारत की अपनी जो कम्युनिटीज बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के रूप में रह रही हैं, तो वहां किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनकी मानवीय सुरक्षा का किस प्रकार का संकट हम देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर स्थितियां बहुत ही चिंताजनक और संवेदनशील है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो न्यायिक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार फैसला लेगी, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी तीसरे देश से भी इस मामले में सहायता ली जा सकती है, जिसके तहत कि शेख हसीना को किसी तीसरे देश में जहां उनको सुरक्षित एक माहौल मिले रहने का, तो उनको भेजा जा सकता है या वे स्वयं जा सकती हैं। तो इस तरह का भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि पूरे वैश्विक समुदाय को इस वक्त बांग्लादेश में जिस प्रकार का संकट चल रहा है उसकी ओर दृष्टिपात करना चाहिए और बोलना भी चाहिए, क्योंकि ये जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ये मुझे कहीं ना कहीं आगामी
पाकिस्तान में जिस तरह की स्थितियां अभी चल रही हैं उस और इशारा करती हुई दिखती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मंच से इस मामले में सभी एक्सपर्ट्स कहीं ना कहीं ये गुजारिश तो कर ही रहे हैं कि इन स्थितियों पर ध्यान दें, और शेख हसीना महिला हैं, जिस प्रकार की नेता रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना तो आवश्यक है ही। बिल्कुल। संधि पर अगर हम गौर करें तो क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी बड़ी बातें जो संधि में सबसे प्रमुखता के तौर पर रखी गई हैं, और इस संधि से जिस तरह से हम जिस मजबूती की बात कर रहे हैं, जो हम आपस में जो आपसी संबंधों की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से इससे और ज्यादा विकसित होते हुए नजर आएंगे? ये प्रत्यर्पण संधि जो है ये 2013 की है जी। और इसके यदि हम इस प्रत्यर्पण संधि को देखते हैं तो इसके मुताबिक और इसको ध्यान में रखते हुए ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत सरकार से की है। और अभी तक आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई मांग नहीं की गई थी, अनौपचारिक रूप से ये सारी बातें हमारे सामने आ रही थी। लेकिन आज सुबह भारत के विदेश मंत्रालय से इस बात की पुष्टि हुई है कि आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग 2013 की प्रत्यर्पण संधि के बेसिस पे की है। लेकिन जैसे मैंने कहा 2018 के हम संशोधन को भी इसमें जोड़ दें, और ये इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि भारत सरकार को ऐसा लगता है कि जिस राजनीतिक व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग बांग्लादेश कर रहा है या बांग्लादेश की सरकार कर रही है, उसका कहीं ना कहीं उसके मामले में कोई निष्पक्षता नहीं बरती जा रही, या उस व्यक्ति के द्वारा यदि इस प्रकार की कोई मांग भारत सरकार से की जाती है कि उसकी जान को खतरा है, या इस तरह की कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन बनी हुई है, जो हाल फिलहाल हम शेख हसीना के केस में तो देख ही रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार प्रत्यर्पण से इनकार कर सकती है। ये संधि का ही एक बहुत प्रमुख बिंदु है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी को लग रहा है कि भारत सरकार एक संतुलन बनाए रखते हुए, कूटनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए, कहीं ना कहीं शेख हसीना हमारे पास अगस्त के बाद से रह रही हैं, तो इस बात का ध्यान भी रखेंगी कि उनकी सुरक्षा को संकट ना आए। लेकिन इस संधि के हिसाब से तो प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए, तो फिर इसका कैसे समाधान हो, तो इसमें फिर किसी तीसरे देश का भी एक लेकिन जो मौजूदा स्थिति बांग्लादेश की है वो भी किसी से छिपी नहीं है, तो ऐसे में वहां पर जो स्थितियां, और साफ तौर पर जिस तरह की हमने अभी जो रूपरेखा देखी है, जिस तरह की वहां पर स्थितियां बनी हैं, वो किस ओर इशारा कर रही हैं, और साफ तौर पर इससे कितना बड़ा प्रभाव आने वाले समय में और तमाम निर्णयों पर इसमें देखने को मिलेगा? चंद्रशेखर जी, बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में इन परिस्थितियों को जन्म दिया गया। एक तो मैं ये कहूं, क्योंकि जब ये सारे आंदोलन शुरू हुए थे और छात्र आंदोलनों से ये जो अभी हाल फिलहाल की स्थिति और संकट बना है, यहाँ तक ये पूरी यात्रा रही है, और ये मुझे बहुत प्रायोजित यात्रा लगती है। तो किस प्रकार से ये संकट प्रारंभ हुआ, शेख हसीना के खिलाफ एक किस प्रकार का माहौल बनाया गया, और अंततः जो है उन्हें अपने पद को छोड़कर भागना पड़ा। भारत में उन्होंने शरण ली, वे दूसरे देशों से भी शरण की मांग कर रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन बांग्लादेश में हम जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, वहां ये देखना बड़ा दुखद है कि अभी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चरमपंथियों के हाथ एक दबाव में आते हुए निर्णय ले रही है, और वहां हिंदुओं समेत जो दूसरे भी धर्मों के मतावलंबी रह रहे हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बांग्लादेश में रह रही हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार का व्यवहार आप देखिए ना कि सजाए मौत पाने वाले आतंकी को भी राहत दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वहां पर जो स्थितियां हैं उसको दिखाता है। बिल्कुल। और फिर खुले आम पाकिस्तान से अब जिस प्रकार से सहायता मांगी जा रही है, प्रो पाकिस्तान जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बातें की जा रही हैं, और किस प्रकार से बांग्लादेश की सरकार ने बीते दिनों निर्णय लिया कि भारत के साथ जो अभी तक के ट्रेड संबंध चले आ रहे थे उसको भी एक बड़ा झटका मिला है। और यहां मुझे भारत का नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता चंद्रशेखर जी, ये आगे चल करके बांग्लादेश के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि जब हम एफडीआईज की दृष्टि से भी देखते हैं, अभी वहां एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर की जो कंपनीज है वहां पर उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, वो धीरे धीरे करके बांग्लादेश से अब निकल रहे हैं। तो ये बांग्लादेश में मुझे प्रजातांत्रिक मूल्य जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में समाप्त हुए हैं, चरमपंथ जिस तरह से वहां पर हावी हुआ है,
तो ठीक एक है। अर्थव्यवस्था पर मुझे एक प्रभाव बिल्कुल, होता निश्चित हुआ तौर पर दिखता है। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि तमाम यहाँ पर पैरामीटर्स हैं उसको तो रखा ही गया है, लेकिन ये तमाम निर्णय आने वाले समय में किस ओर इशारा करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। अंशु जोशी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर में भी हम आपका रुख करेंगे क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और दर्शकों को भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खबरों में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इस पर भी हमारा फोकस होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाजा पट्टी में युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब दुनिया के साथ इजराइल के रिश्ते को जोड़ने के लिए फिर से अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही नेतन्याहू ने अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने पर बल भी दिया है। क्या है यह समझौता और कैसे इस समझौते से पड़ेगा इस युद्ध पर असर, देखिए। गाजा युद्ध विराम की संभावनाएं मजबूत होने लगी हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अपनी संसद में हमास के साथ बंधकों की रिहाई की वार्ता में निश्चित प्रगति के बयान से भी इसको बल मिलता है। हिजबुल्लाह और हमास को भारी नुकसान पहुंचाने और सीरिया में ईरान समर्थित असद सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद इजराइल ने अरब दुनिया के साथ रिश्तों को जोड़ने के लिए फिर से अभियान शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ने अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि इसके तहत अब तक 4 ऐतिहासिक शांति समझौते किए गए हैं और इस कड़ी में और भी समझौते होंगे। उन्होंने सऊदी अरब का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे मामलों में फिलिस्तीन का सवाल अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अरब देशों के रवैये में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जो ताज़ा स्थिति है उसे उदारवादी अरब देश समझते हैं और इजराइल को एक क्षेत्रीय शक्ति और अपनी सुरक्षा, स्थिरता और पूरे क्षेत्र की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक संभावित सहयोगी के रूप में देखते हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अब्राहम समझौता लागू हुआ था। 4 अरब देशों संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल को मान्यता दी थी। माना जा रहा था कि इस लीग में शामिल होने वाला अगला देश सऊदी अरब होगा, लेकिन अचानक पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए हमले ने इस समझौता अभियान को पटरी से उतार दिया। सऊदी अरब बार बार कहता रहा है कि बिना गाजा युद्ध की समाप्ति और फिलिस्तीन देश के गठन के बगैर इजराइल के साथ संबंधों की स्थापना का कोई सवाल ही नहीं उठता है। साल की शुरुआत में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा था कि इजराइल के साथ संबंधों को सुधारने के लिए शर्त है फिलिस्तीनी राज्य के लिए विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय मार्ग प्रशस्त किया जाए। लेकिन इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणियों के बावजूद ऐसे संकेत मिले हैं कि सऊदी अरब ने अपनी स्थिति थोड़ी लचीली की है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को भी इजराइल के साथ रिश्ते बनाने में कोई ज्यादा एतराज नहीं है। ऐसे में नेतन्याहू का बयान इस बात का इशारा है कि अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला अगला देश सऊदी अरब ही होगा। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ अगले साल सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। तो साफ तौर पर इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ है ये अब्राहम समझौता और क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, सवाल मेरा ये है कि साफ तौर पर इस अगर हम देखें इस अब्राहम समझौते को, तो क्या इसके मायने और कैसे इस युद्ध पर जो हम देख रहे हैं, जिससे पूरा हम देख सकते हैं पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा?
निश्चित तौर पर जिस तरह से हम पिछले 7 अक्टूबर से देख रहे हैं कैसे हमास ने इजराइल पर आधी रात को हमला किया और उसके बाद एक युद्ध में हमने इस हमले को तब्दील होते हुए देखा, क्योंकि इजराइल को हम जिस देश के रूप में जानते हैं तो वो हार मानने वाला देश नहीं है। तो फिर इजराइल ने अपनी सुरक्षा के चलते हमला किया। फिर हमने देखा कि कैसे ये युद्ध भीषण से भीषणतम रूप लेता चला गया। इसमें दूसरे देश हमने जुड़ते हुए देखे। पहले ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, फिर हमने इसमें दूसरे प्रॉक्सीज की एंट्री देखी। फिर हमने देखा कि कैसे इसमें हिजबुल्ला और फिर उसके माध्यम से लेबनान और ईरान और ये तमाम देश और प्रॉक्सीज इसमें एंटर हो गए। तो हाल फिलहाल तो स्थितियां बहुत गंभीर हैं और पूरे पश्चिमी एशिया की ओर जब हम नजर डालते हैं तो इस युद्ध के बहुत घातक परिणाम हम देख रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इसके बहुत घातक परिणाम हम देख रहे हैं। यहाँ इस क्षेत्र में शांति हो, इसके मद्देनजर जब पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे तो उन्होंने 2020 में पश्चिम एशिया में इजराइल के साथ संबंधों में एक सामान्यीकरण आए, एक नॉर्मलाइजेशन हो, इस दृष्टि से ये अब्राहम अकॉर्ड जो है अपनी मध्यस्थता में शामिल हस्ताक्षर करवाया था। और इसमें हम देखते हैं कि यूएई और बहरीन जैसे देश शामिल थे। और इसके बाद ट्रंप का ये प्रयास था, ये सफल रहा ये अकॉर्ड। और ये प्रयास रहा ट्रंप का कि जो बाकी के खाड़ी देश के देश हैं जो अरब वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी, वे भी इजराइल को मान्यता दें। और इस अकॉर्ड की वजह से हमने ये जो पूरा क्षेत्र था पश्चिम एशिया का, इसमें एक बड़ा जियोपॉलिटिकल हमने बदलाव भी होते हुए देखा। लेकिन फिर ट्रंप चले गए, बाइडेन की एंट्री हुई। इसी बीच इस क्षेत्र में भी रिश्तों में फिर कहीं ना कहीं तब्दीलियां हुई। वैश्विक स्तर पर भी राजनीति में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए तो हमने देखा कि फिर कहीं ना कहीं अकॉर्ड के बिंदु पीछे छूट गए। और पिछले वर्ष जब हमास ने इजराइल पर हमला किया उसके बाद तो स्थितियां ही बिल्कुल बदल गई। इसी प्रकार का एक और बहुत महत्वपूर्ण समझौता ओस्लो समझौता है। वो एक सीरीज ऑफ अग्रीमेंट्स रही जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हमने देखी थी होते हुए, ताकि इनके रिश्तों में सामान्यीकरण हो। लेकिन इसको भी हमने फिर देखा कि आगे चल के कहीं ना कहीं ब्रेक लग गए। तो अब यदि नेतन्याहू की तरफ से इस प्रकार की बात की जा रही है, घोषणाएं की जा रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के पटल के माध्यम से वैश्विक राजनीति में अपनी एंट्री फिर से कर रहे हैं। और उन्होंने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस बात को प्रमुखता से रखा था कि यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं, चुनकर आते हैं फिर से अमेरिका के, तो वे रशिया यूक्रेन संघर्ष को भी समाप्ति की ओर ले जाएंगे और वे इजराइल हमास के बीच में जो ये संघर्ष चल रहा है उसको भी वे शांति की ओर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप का भी, और अब्राहम अकॉर्ड की बात नेतन्याहू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप का भी मैं देख रही हूं कि एक प्रभाव हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। और दूसरी ओर नेतन्याहू की तरफ से हम ये एक मैच्योरिटी कह सकते हैं। बाकी के देश अब आगे लेकिन आए अंशु जी, बाकी के देशों को साथ में लाना और इस समझौते में शामिल करना ये कितनी बड़ी चुनौती भी होगी साफ तौर पर अगर हम देखें तो इजराइल के लिए, क्योंकि जिस तरह से अभी जो स्थितियां हैं उसमें तमाम ऐसे देश हैं, हम सऊदी की बात कर लेते हैं, वहां पर कुछ मतभेद नजर आ रहे थे। तो क्या ये मतभेद अब की बार एक अलग दिशा यहां पर तय करते हुए नजर आएंगे या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि हम देख रहे हैं जो इजराइल चाह रहा है? गौरव, अभी हम जो स्थितियां देख रहे हैं उसमें आप एक ओवरऑल दृष्टि से देखिए कि ये जो तमाम खाड़ी देश के देश हैं जो इनडायरेक्टली इस युद्ध का हिस्सा हैं, उनके अपने भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं। तो फिर हम ये तमाम देशों को जब देखते हैं तो हालांकि अरब दुनिया से संबंध रखते हैं, इजराइल को इन्होंने मान्यता नहीं दी, इनमें से कुछ देशों ने धीरे धीरे देनी शुरू की। अमेरिका के साथ भी इन देशों ने अपने रिश्ते सामान्य किए, बेहतर किए। तो हाल फिलहाल अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना इन तमाम देशों का मुझे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दिखाई पड़ता है। और फिर भू राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित रहें, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में शांति बहाल हो, ये भी एक प्रमुख लक्ष्य दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे मतभेद हैं उनको नजरअंदाज करके कम से कम ये जो तमाम देश हैं, चाहे आप यूएई की ओर देखें या आप बाकी के देशों की ओर देखें, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी हमसे जुड़ने के लिए और बारीकियों से तमाम जो खबरें हैं उन पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
और इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तुर्की नमस्कार। के बालिकेसिर क्षेत्र में एक हथियार कारखाने में भीषण विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन के अनुसार विस्फोट से इमारत ढह गई और आसपास की इमारतों को मामूली क्षति हुई है। सीरिया में नए प्रशासन ने असद के विरोधियों के साथ समझौता कर मुरहाफ अबू कसरा को अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अबू कसरा, जिसे अबू हसन के नाम से भी जाना जाता है, इस्लामिस्ट हयात तहरीर अल शाम STS समूह का एक वरिष्ठ व्यक्ति है, जिसने इस महीने असद को हटाने के अभियान का नेतृत्व किया था। टोंगा में शाही परिवार के साथ सत्ता संघर्ष के बाद और पिछले प्रधानमंत्री के अचानक इस्तीफा देने के बाद संसद में गुप्त मतदान द्वारा एसाके वालू एके को नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव किया गया है। वालू एके को प्रतिद्वंदी विलियम लाटो के 8 वोटों के मुकाबले 16 वोट मिले थे। साउथ कोरिया की विपक्षी पार्टी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू पर महाभियोग चलाने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल और उनकी पत्नी के खिलाफ विपक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतंत्र जांच की मंजूरी नहीं दे पाए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि कुर्स क्षेत्र में मारे गए और घायल हुए उत्तर कोरियाई सैनिकों की संख्या पहले ही 3000 से अधिक हो गई है। ज़ेलेंस्की की यह टिप्पणी दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह संख्या 1000 है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में रूसी सेना ने रोस्तोव क्षेत्र के ऊपर 9 और अजोव सागर के ऊपर 2 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने मालवाहक जहाज उर्सा मेजर के इंजन कक्ष में विस्फोट के बाद स्पेन और अल्जीरिया के बीच भूमध्य सागर में डूबने की पुष्टि की है। जहाज में चालक दल के 14 सदस्यों को बचा लिया गया है, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। यह जहाज यूरोप और अफ्रीका के बीच समुद्र के संकीर्ण हिस्से जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को पार करने के बाद भूमध्य सागर से यात्रा कर रहा था। और चलते चलते अब आपको छोड़ जाते हैं क्रिसमस की कुछ रोचक झलकियों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।